हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल, देखिए सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और सेल ही एनर्जी का सोर्स है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी का सोर्स सेल ही होता है, यानी सेल से हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी मिलती है। तो अगर इलेक्ट्रिक सेल की डिफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सोर्स है। किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। विच मेंटेन्स अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, जिसकी हेल्प से यानी सेल की हेल्प से किसी भी सर्किट में लगातार चार्ज फ्लो होता रहता है। सेल या बैटरी की अगर हम बात करें, जैसे हम अगर घड़ी की बात करें उसमें हम सेल डाल देते हैं, जब तक वो सेल रहता है तब तक घड़ी चलती रहती है, क्योंकि जब तक सेल रहता है तब तक कॉन्टिन्यूअस लगातार क्या फ्लो होता रहता है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो का मतलब हमको करंट मिलेगी, मतलब हमें क्या मिलेगी? करंट इन अ सर्किट। इट कंसिस्ट टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, यानी सेल के पास दो अलग अलग मेटल की रॉड होती हैं। सेल के पास दो अलग अलग मेटल की रॉड होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। दीज आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, और ये रॉडें एक लिक्विड में इमर्स होती है, डूबी हुई होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द सेल चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो नॉर्मली अगर हम सेल की डिफिनेशन पढ़ें तो इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सेल सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी भी सर्किट में। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स इलेक्ट्रिक सेल ही होता है। इसकी हेल्प से ही उस सर्किट में लगातार चार्ज फ्लो होता रहता है। अगर हम सेल को थोड़ा सा डीपली और पढ़ें तो क्या होता है सेल, जो इसमें डिफिनेशन लिखी है, अगर उस हिसाब से हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाएं तो कैसे सेल बनाएंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई भी पॉट लेते हैं, एक छोटा सा कोई भी कंटेनर बर्तन लेते हैं हम छोटा सा, ठीक है। इसमें हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को भर देते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट हम क्या भर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें फिल कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए इसमें हम फिल कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अभी हमने ये कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल कर दिया। एग्जाम्पल की बात करें तो H2SO4 ये इलेक्ट्रोलाइट है। हमने इस इलेक्ट्रोलाइट को इसमें फिल कर दिया, यानी H2SO4 को फिल कर दिया। अगर हम H2SO4 को ब्रेक करें तो ये कैसे टूटेगा? H2SO4 टूटेगा H प्लस आयन यानी H2 प्लस आयन और प्लस SO4 माइनस में, यानी H2SO4 जो होगा वो H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक होगा। हमने क्या किया? ये एक बर्तन लिया। देखिए हम सेल बनाते कैसे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया? ये एक कोई बर्तन लिया जिसमें हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया। एग्जाम्पल हमने H2SO4 को फिल कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया? एक जिंक की रॉड डाली। हमने इसमें एक जिंक की रॉड डाल दी। ये हमने इसमें जिंक की रॉड डाल दी। क्लियर? ये हमने जिंक की रॉड डाल दी। कौन से सॉल्यूशन में? H2SO4 के सॉल्यूशन में हमने जिंक की रॉड यानी Zn की रॉड हमने डाल दी। हमने Zn की रॉड डाल दी, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, जो आपकी केमिस्ट्री में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर आप H2SO4 को रिएक्ट कराएं Zn से, केमिस्ट्री में ऐसा आप पढ़ चुके हैं कि अगर H2SO4 को हम रिएक्ट कराएं Zn से तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बन जाएगा और प्लस H2 फ्री हो जाएगा। ऐसा आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर हम H2SO4 यानी Zn जो है मेटल है, और मेटल क्या करता है? Zn जो है वो मेटल है और मेटल क्या करता है? SO4 को डिस्प्लेस कर देता है। किससे? H2 से। लेकिन सिर्फ Zn ही मेटल ऐसा है जो डिस्प्लेस करता है, यानी वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो केमिकल रिएक्टिव टेबल में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो मेटल SO4 को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे दूसरे मेटल जो नीचे होते हैं जैसे कॉपर वगैरह, अगर हम यहाँ पे Cu लिख देते तो ये CuSO4 नहीं बन पाता। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम H2SO4 का रिएक्शन Zn से कराएं
तो Zn जो होगा वो SO4 को लेके अलग हो जाएगा और H2 फ्री हो जाएगा। H2 यानी गैस फ्री हो जाएगी। ये रिएक्शन होती है। तो हमने यहाँ पर जैसे ही इस सोल्यूशन में हमने Zn की रॉड डाली, ये सोल्यूशन हमारा काहे का था, ये सोल्यूशन था हमारा H2SO4 का। तो ये Zn क्या करेगा, इस SO4 को लेना चाहेगा, यानी SO4 Zn के पास जाना चाहेगा, SO4 Zn के पास जाना चाहेगा। क्लियर? SO4 किसके पास जाना चाहेगा, Zn के पास। लेकिन अब ऐसे नॉर्मली तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि SO4 भी तो अभी किसी ना किसी फोर्स से आपस में बंधा हुआ है। ये H2SO4 जो है, इसमें H और SO4 ये आपस में किसी ना किसी फोर्स से बंधे हुए हैं। तो जब तक इनका ये वाला फोर्स ब्रेक नहीं होगा तब तक SO4 फ्री नहीं होगा। जब तक SO4 फ्री नहीं होगा तब तक वो Zn के पास जाएगा नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इस फोर्स को ब्रेक करना है जिस फोर्स से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन डाला है H2SO4 का, ये जो H2SO4 का हमने सोल्यूशन यहाँ पे लिया है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कराते हैं। इसको अगर हम ब्रेक कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का कराएंगे, तो ब्रेक कराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। या तो इसमें हम करंट फ्लो करा दें तब भी ये ब्रेक हो जाएगा, या फिर इसको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हिला दें तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ब्रेक होके बनेगा H+, ब्रेक होके बनेगा H2++ और SO4-। ठीक है, क्योंकि 2 H हैं इसलिए H2+ हम लिख देते हैं, SO4-, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं H आपके प्लस 2 H आपके प्लस के बनेंगे और SO4- के बनेंगे। ये SO4 जो माइनस के हैं वो Zn से रिएक्ट हो जाएगा और Zn SO4 बनाएगा। लेकिन रिएक्ट होने के लिए अगर SO4- के हैं तो Zn भी आपके प्लस के होने चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। माइनस हमेशा प्लस के पास जाना चाहेगा। तो अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया हुआ है, अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें, इसमें हमने H2SO4 जो सोल्यूशन में लिया हुआ ये टूट चुका है। और जब टूट चुका है तो इसमें H+ बन चुका है। इसमें कौन कौन बन चुका है, 2 H+ के हैं और SO4- ये बन चुके हैं। ये SO4 जो माइनस के यहाँ पे, यानी कुल मिला के इस सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन हो चुका है और निगेटिव आयन हो चुका है। 2 आयन्स हो चुके हैं इस सोल्यूशन में। क्या हो चुका है, 2 आयन्स हो चुके हैं। अब ये जो निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन किसका, SO4 का, ये कहाँ जाना चाह रहा है, Zn के पास जाना चाह रहा है। लेकिन उसके लिए Zn के पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और Zn के पास प्लस तभी होगा जब Zn अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जब Zn अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो ऐसी सिचुएशन में Zn क्या करता है, Zn, ये जो Zn की जिंक की जो रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर सरफेस में आके इकट्ठा हो जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर सरफेस में आके इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं बाहरी सरफेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके जमा हो गए। अब बाहर ही आके क्यों जमा हो गए, क्योंकि इसके बाहर तो एयर है। हम किसी भी रॉड की बात करें, अगर हम ये रॉड पकड़े हुए तो इसके चारों ओर तो एयर है, और एयर जो होती है वो एक इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर है। इंसुलेटर होने की वजह से कोई भी चार्ज एयर में नहीं जा सकता है, क्योंकि एयर इंसुलेटर है और इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर तो आ गए हैं लेकिन अब जा नहीं पाएंगे, और जब तक ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तब तक ये माइनस आ नहीं पाएगा। जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो जिंक की जो रॉड है वो प्लस में बनेगी, तभी ये जिंक की रॉड काहे में कन्वर्ट होगी, प्लस में। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे तब तक जिंक की रॉड प्लस में नहीं होगी। 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलना पड़ेगा तो 2 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे और तब SO4- यहाँ पे एंट्री कर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन क्या करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है जब जिंक की रॉड को H2SO4 के सोल्यूशन में डुबोया जाता है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि रॉड हो गई निगेटिव। ये रॉड कैसी हो गई, निगेटिव। निगेटिव क्यों हुई, क्योंकि निगेटिव सारा बाहर आ गया। लेकिन अगर हम नेट चार्ज पूछें तो नेट चार्ज अभी भी 0 है, क्योंकि निगेटिव सिर्फ आउटर सरफेस पे आया। जितना निगेटिव आउटर सरफेस पे आया उतना पॉजिटिव अंदर इसके स्टोर है। तो अभी नेट चार्ज अभी भी इसका 0 है, लेकिन पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि बाहर हो गया निगेटिव चार्ज। इतनी बात ठीक है। हमने अब क्या किया, क्योंकि हमें इस माइनस को यहाँ से हटाना है, हमने क्या किया, अपने पास से एक दूसरी रॉड ली किसी दूसरे मेटल की। वो मेटल कैसा होना चाहिए, वो मेटल ऐसा होना चाहिए जो H2SO4 से SO4 को अलग ना करे, SO4 को ना खींचे। तो अभी भी हमने आपको बताया हमारे पास एक मेटल ऐसी है कॉपर, क्योंकि कॉपर जो होता है वो टेबल में ये हाइड्रोजन होता है, नीचे कॉपर होता है, ऊपर Zn होता है। तो Zn जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इसलिए वो SO4 को डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसलिए SO4 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमने ये रॉड ली कॉपर की, ठीक है। अब कॉपर की रॉड लेते क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, हमने ये कॉपर की रॉड ली,
इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन अभी एयर थी इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहे हैं। हमने क्या किया, एक वायर से इनको जोड़ दिया, दोनों रॉड को एक वायर से जोड़ दिया। देखिए जैसे ही वायर से हमने एक जोड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहरी सरफेस तक तो आ चुके थे लेकिन एयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल गए। जैसे ही वायर हमने जोड़ा, वायर एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनों को रास्ता दिखा, इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए कहाँ पहुँच गए, कॉपर की प्लेट के पास। इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए कॉपर की प्लेट के पास पहुँच गए। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर की प्लेट के पास पहुँचे, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, इसका मतलब इस जिंक की रॉड के पास 2 पॉजिटिव आ चुके हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान के चलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच चुके हैं, इसका मतलब जिंक की रॉड के पास कितने पॉजिटिव आ गए, जिंक की रॉड के पास 2 पॉजिटिव बन गए। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कॉपर के पास पहुँच गए उतने ही पॉजिटिव बन गए। 2 पॉजिटिव बनते ही ये जो SO4 माइनस वाला था वो तुरंत अट्रैक्ट होगा जिंक की रॉड की तरफ। SO4 माइनस वाला जिंक की रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये कॉपर की रॉड के पास कौन आ चुका है, माइनस, और माइनस किसको अट्रैक्ट करता है, प्लस को। तो जो H2 प्लस है वो तुरंत अट्रैक्ट होगा कॉपर की रॉड के पास। क्लियर, ये 2H प्लस जो अट्रैक्ट होगा वो कॉपर की रॉड के पास। इस तरह से चार्ज जो होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। और चार्ज फ्लो होना, यही तो सेल का काम है कि चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखना। फ्लो ऑफ चार्ज, साफ साफ लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। तो इस तरह से सेल चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। यहाँ से बात समझ में आई कि यहाँ पे हमने डाला था H2SO4, यहाँ पे डाला था जिंक। जिंक क्या करेगा, SO4 को अपने पास लेना चाहेगा, SO4 को लेना तो चाहेगा लेकिन SO4 माइनस माइनस, क्योंकि जब तक ये SO4 H2 से जुड़ा हुआ है तब तक तो जिंक ले नहीं पाएगा। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, इस SO4 को H2 से अलग करना पड़ेगा। जैसे ही SO4 को H2 से हम अलग करेंगे, SO4 के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब निगेटिव को अगर जिंक लेना चाह रहा है तो जिंक के पास पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस जिंक के पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी जिंक के पास पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इसके आउटर सरफेस पे तो आ चुके हैं लेकिन बाहर एयर है इसलिए इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे हैं। हमने एक वायर लिया, वायर से दूसरी रॉड को जोड़ा, एक कॉपर की प्लेट ली, इस वायर से उस कॉपर की प्लेट को जोड़ दिया। अभी तक इलेक्ट्रॉन जो नहीं निकल पा रहे थे एयर की वजह से, इलेक्ट्रॉनों को ये वायर से रास्ता मिला, इलेक्ट्रॉन तुरंत इस वायर से होते हुए इस कॉपर के प्लेट के पास पहुंचे। अगर मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस प्लेट के पास पहुंच गए तो 2 पॉजिटिव यहाँ पे आ गए, और 2 पॉजिटिव आते ही SO4 निगेटिव जो था वो तुरंत इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर की प्लेट के पास गए तो कॉपर की प्लेट निगेटिव भी, इसलिए जो H प्लस था वो कॉपर की प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, और यही माइनस जो यहाँ पे आ रहा था वही माइनस यहाँ से निकलते हुए बाहर जा रहा है, यानी बाहर की तरफ चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ। चार्ज, अब यहाँ पे अगर हम रास्ते में कुछ लगा दें, कोई भी एलिमेंट लगा दें, मान लेते हैं हम यहाँ पे बल्ब एक लगा दें, यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दें तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे इस बल्ब को धक्का मारते हुए कॉपर तक पहुँचेंगे और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ये फिनोमेना होता है सेल के पास। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए वो इस 2H के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। कॉपर के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन आए 2H प्लस के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, H2 गैस बना देंगे, क्योंकि ये 2 प्लस के 2 माइनस के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और H2 गैस बना देंगे। यही गैस बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे जो Zn++ बना था, Zn++ बना था, ये रिएक्ट होगा SO4 माइनस माइनस से और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ZnSO4। ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है। कब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें जो सोल्यूशन हमने मिलाया है, यानी कौन सा सोल्यूशन, H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जब तक ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता रहेगा, मतलब जब तक ये इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक ये H2SO4 पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये बैटरी हमको चार्ज देती रहेगी। जब तक H2SO4 ना खत्म हो जाए, या फिर जब तक ये जिंक, बचा हुआ जिंक पूरा ZnSO4 में ना बदल जाए, क्योंकि ये जिंक भी तो लगातार धीमे धीमे बदल रहा है, किसमें, ZnSO4 में। तो जब पूरा, अगर ये पूरा का पूरा जिंक ZnSO4 में बदल जाएगा तो फिर भाई कहाँ से रिएक्शन करेगा, तब दूसरे SO4 को ले ही नहीं पाएगा। तो 2 कंडीशन है इस सेल के चलने की, यानी सेल की ज़िंदगी, सेल की लाइफ कब तक है, सेल की लाइफ तब तक हो सकती है जब तक कि ये पूरा H2SO4 या तो ख़त्म ना हो जाए या फिर ये पूरा ZnSO4 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस तरह से सेल काम करता है। क्लियर। तो सेल कैसे काम करता है, सेल के काम करने का तरीका ये होता है कि इसमें एक रॉड जिंक की होती है, ये जिंक की रॉड ली, और एक रॉड कॉपर की होती है। ज़रूरी नहीं कि ये जिंक और कॉपर ही ले, आपके पास जो टेबल होती है केमिस्ट्री में, आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझते होंगे। H के ऊपर के मटेरियल एक लेंगे और एक H के नीचे का मटेरियल लेंगे। H के ऊपर वाला जो मटेरियल होगा वो तो H2SO4 से SO4 को अलग कर लेगा, जबकि H के जो नीचे वाला मटेरियल होगा वो H2SO4 से SO4 को अलग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सेल काम करता है। सेल क्या होता है,
सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी। देखिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और हमको मिल क्या रही है, हमको करंट मिल रही है, हमारा बल्ब जल रहा है, हमको करंट मिल रही है, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये इसका प्रोसेस होता है वर्क काम करने का। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का क्या होता है, देखिए हमने अभी भी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी H2SO4 है ये ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है, 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस, SO4 माइनस माइनस इसमें ब्रेक होता है। H2SO4 यहाँ पे H2SO4 ब्रेक हो रहा है 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के इस इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और निगेटिव दो आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। जो निगेटिव आयन है मतलब SO4, निगेटिव आयन का मतलब SO4। SO4 कहाँ जाना चाहता है, SO4 जाना चाहता है जिंक की प्लेट के पास। तो इसके लिए जिंक को क्या करना पड़ता है, इसके लिए जिंक को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स है जिंक को वो बाहर निकालने पड़ते हैं। बाहर निकालने के लिए हमने एक रास्ता दिया वायर से होते हुए, इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कॉपर की प्लेट के पास। क्लियर, इतना हमने पढ़ा। यानी कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जिंक की प्लेट से कॉपर की प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिंक की प्लेट से कॉपर की प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। इतनी बात हमने पढ़ी। आप जानते हैं कि कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जिंक की प्लेट से कॉपर की प्लेट की तरफ जा रहे हैं मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। ये बात आप पहले से पढ़ चुके हैं कि चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये कौन फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ऐसा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है। अगर हम निगेटिव की बात करें, अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज में इसका ठीक उल्टा होगा। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, निगेटिव चार्ज में लो से हाई, लो पोटेंशियल से फ्लो होता है किसकी तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। निगेटिव चार्ज जो फ्लो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, जबकि निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कुल मिला के, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो होगा। जैसे पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ फ्लो होता है, जैसे पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ फ्लो होता है, वैसे चार्ज भी फ्लो होता है। जितनी भी फ्लो होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए डिफरेंस होना चाहिए। तो ये तो बात फिक्स है कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं निगेटिव चार्ज की। निगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ फ्लो होता है, यानी जिंक का पोटेंशियल लो होगा। अभी भी हमने ये चीज़ बताई भी थी कि जिंक के पास आ गया बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से जिंक का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो जिंक का पोटेंशियल होगा लो, यानी जिंक का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लो होगा। जिंक का पोटेंशियल लो होगा और कॉपर का पोटेंशियल हाई होगा। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि दोनों प्लेट, ये जो प्लेटें हैं इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये जिंक की प्लेट या कॉपर की प्लेट, इन्हीं को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि दोनों प्लेटों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। एक का पोटेंशियल लो हुआ, एक का हाई हुआ, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ। तो दोनों प्लेटों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया और इसी डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है। इसी डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस ना होता, इसका लो इसका हाई ना होता, तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता था। अगर दोनों के पोटेंशियल सेम होते तो चार्ज फ्लो ना होता। तो ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों प्लेटों के बीच एक डिफरेंस जनरेट हुआ और इसी डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। यानी दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब देखिए, अभी तो इस सर्किट को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा है, अभी हम करंट नहीं ले रहे हैं, हम सेल से भी करंट नहीं ले रहे, क्योंकि करंट लेते समय कुछ चेंज हो जाता है, अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे।
इन एन ओपन सर्किट, यानी व्हेन नो करंट, यानी जब कोई भी करंट ना ली जाए, मतलब जो हम रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं वो ना जोड़े जाए। हम सिर्फ इतना जानना है कि हमने जब जिंक की प्लेट डाली और कॉपर की प्लेट डाली तो जिंक का जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा कम होगा, जबकि कॉपर का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी सेल को बनाते समय जो दो प्लेटें ली गई थी उन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। जैसे ही हम जिंक की रॉड को इस इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे जिंक का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, जबकि कॉपर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया, दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल के इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल में आई इस डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं। क्लियर? ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ई होता है सिंबल ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है E = W/Q। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्योंकि ईएमएफ हमने बताया था, ईएमएफ है क्या? ईएमएफ है दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W/Q। तो इसी तरह से E = W/Q। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, यानी वही यूनिट जो वोल्टेज की होती है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। ये ईएमएफ की यूनिट हो गई। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है? देखिए, जैसे इस सेल के अगर हम फिगर को देखें तो इसमें क्या होता है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की तरफ जाते हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की तरफ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलते हैं, ये जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की तरफ जाते हैं और कॉपर के पास निगेटिव पहुंच जाता है। जैसे ही जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जिंक के पास कौन बचा? जिंक के पास प्लस बचा, और प्लस बचते ही ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब SO4, ये तुरंत अट्रैक्ट होगा जिंक की तरफ, ये तुरंत अट्रैक्ट होगा जिंक की तरफ। और इस कॉपर की प्लेट पे ये इलेक्ट्रॉन आते ही कॉपर की प्लेट माइनस हुई, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव, यानी जो H2, पॉजिटिव का मतलब H2 तुरंत अट्रैक्ट होगा किस पे? कॉपर की प्लेट की तरफ। यानी ऐसी सिचुएशन में जो आयंस हैं वो मोशन में आ जाते हैं, आयंस जो है वो मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आते हैं निगेटिव आयंस, यानी SO4 जो है वो जिंक की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिंक की तरफ मूव करता है, जबकि पॉजिटिव आयन कॉपर की तरफ अट्रैक्ट होता है, कॉपर की तरफ मूव करता है। तो आयन मोशन में आएंगे, आयन मूव करेंगे। जब आयन मूव करेंगे, ये मूव करते कहाँ है? इस इलेक्ट्रोलाइट के भीतर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आइटम्स होते हैं, क्योंकि पूरा H2SO4 तो ब्रेक नहीं हो चुका है, जितना H2SO4 भरा था, क्या ये पूरा H2SO4 ब्रेक हुआ? पूरा H2SO4 तो नहीं ब्रेक हुआ। तो अभी कुछ आइटम्स ही बचे हैं, या फिर नहीं भी आइटम्स, अगर हम आयन की ही बात करें, अभी आयंस बचे हैं, आइटम्स बचे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। ये जो आयन जो मोशन में आते हैं वो इस बचे हुए इलेक्ट्रोलाइट से कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करेंगे तो यानी रुकावट पैदा होगी। इस रुकावट को ही तो रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का सीधा सा सेंस क्या है? रुकावट। रेजिस्टेंस का सीधा सा सेंस होता है रुकावट। तो जब ये जिंक जो हुई पॉजिटिव हुई, जिसकी वजह से निगेटिव जिंक की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और कॉपर जो हुआ निगेटिव हुआ, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यानी H2 अट्रैक्ट हुआ किसकी तरफ? कॉपर की तरफ। तो यानी ये जो आयंस मोशन में आते हैं, और आयंस के मोशन में आने की वजह से ये आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट के भीतर मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के भीतर जो दूसरे आइटम्स मौजूद होते हैं, दूसरे आयंस मौजूद होते हैं, उनसे टकराते हैं, उनसे कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करते हैं जिससे रुकावट पैदा होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी को इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सेल के भीतर हो रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इस चीज़ को समझिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of the cell when the electric current flows through it is known as internal resistance। देखिए, जब करंट फ्लो होगी तभी होगा, क्योंकि जब ये निगेटिव बाहर निकल के जाएंगे तब यानी करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाते ही ना, तो क्या माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होता? बिल्कुल ना होता। यानी करंट फ्लो होने की सिचुएशन में ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किन किन प्रॉपर्टी, किन किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। द फैक्ट्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए, तो पहला पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेटों के बीच की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, सिंपल सा है, अगर ये दोनों प्लेट ज़्यादा गैपिंग में होती तो इन आयंस को ज़्यादा चलना पड़ता। आयंस अगर ज़्यादा चलते, यानी अगर ये दोनों प्लेट थोड़ी सी और ज़्यादा दूर होती तो इन आयंस को और ज़्यादा चलना पड़ता, और ज़्यादा आयंस चलते तो और ज़्यादा कोलाइड होते, कोलिजन और ज़्यादा होता,
और अगर कोलिजन ज़्यादा होता तो जाहिर सी बात है कोलिजन बढ़ने से ही तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या था, कोलिजन होने से जो रुकावट हो रही थी उसी को हम रेजिस्टेंस कह रहे थे। और जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो रुकावट बढ़ जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यानी प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है उसको बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो उस एरिया पे डिपेंड करेगा जितना हिस्सा सेल के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट के भीतर प्लेट का जितना हिस्सा डूबा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट के भीतर प्लेट का कितना हिस्सा डूबा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए अगर हिस्सा ज़्यादा डूबा हुआ होगा तो ये आयंस थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हिस्सा थोड़ा सा कम डूबा हुआ होगा तो आप सोचिए आयंस को तो ऊपर यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे ही आयंस जो थोड़ी नहीं यहीं पे टूट रहे हो सकता है आयंस यहाँ पर भी टूट सकते हैं, ये आयंस आपके यहाँ पर भी ब्रेक हो सकते हैं। जब आयंस यहाँ पर ब्रेक होंगे तो इनको देखिए पहुँचने में कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये हिस्सा डूबा हुआ कम होगा, इतना ही इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जाहिर सी बात है आयन यहीं टूटेंगे और यहाँ से चल के इनको यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। जितना कम एरिया डूबा हुआ होगा आयंस को उतना ज़्यादा चलना पड़ेगा, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स उतना, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया जितना ज़्यादा डूबा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया जितना कम डूबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तीसरा और लास्ट पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर कौन सा है, यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन कितना है और किस टेम्परेचर पे है वो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और नेचर पे भी डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आयंस को चलने के लिए जगह कम मिलेगी, आयंस ज़्यादा कोलिजन करेंगे और ऐसी सिचुएशन में इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा।